क्वेश्चन आए थे जियोग्राफी में, जीएस पेपर 1 की बात कर रहे हैं मेंस में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना जरूरी क्यों है, इसको समझते हैं। पहले तो अगर हमको एक अप्रोच पता चल जाए, स्ट्रक्चर पता चल जाए कि हाँ क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, तो अपना जो थॉट प्रोसेस है, जो थिंकिंग है ना, जो सोचने की तरीका है ना, वो एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो जाता है, एकदम सिंपल हो जाता है, जिससे क्या होता है टाइम कम लगता है, टाइम रिड्यूसेस, है ना। ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। और दूसरा क्या होता है कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो अपने पास एक मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, जिससे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि हाँ किसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, तब जाके हम उस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी सिलेबस चालू करने से पहले हमको ये पता चलना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, तो सब कुछ है ना, बोलते हैं कि सिलेबस क्या है, एवरीथिंग बिलो द सन इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। तो ऐसा नहीं है दोस्त, सिलेबस तो सब कुछ है, लेकिन परीक्षा में भी तेरे को सब कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि हमको पता है कि 50% कट ऑफ जाता है। टॉप करने के लिए आपको 50% चाहिए, ठीक है ना। सो अगर आप 2075 मार्क्स में से 2025 मार्क्स में से अगर हम बात करें, तो अगर यहाँ पे अगर 50 मार्क्स चाहिए तो 1012, तो 1012 मार्क्स मतलब 50% चाहिए। तो हमको ये नहीं बोला कि सब आना चाहिए, लेकिन हमको ये जरूर बोला है कि अगर आपको जो नहीं आपने जो पढ़ा है वो अगर आपको नहीं आया तो फिर आप 50% भी नहीं ला सकते। सो इसीलिए प्रीवियस ईयर का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे वो मॉडल आंसर के लिए पहला चीज़, एंड सेकंड इज टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, क्योंकि हमको 3 घंटे में बनाना है 20 क्वेश्चन, 3 घंटे में बनाना है 20 क्वेश्चन। तो अगर हमारे पास मॉडल आंसर नहीं हुआ, दिमाग में आंसर छपा नहीं रहा, तो 20 क्वेश्चन के हम 5 क्वेश्चन में नहीं बना पाएंगे 3 घंटे में। ओके, बनाने की बात भी नहीं हो रही है, टाइम में तो बनाना ही बनाना है, बट इस एक्यूरेसी के साथ बनाना है, उस स्ट्रक्चर के साथ बनाना है, उस प्रेजेंटेशन के साथ बनाना है, और वो कंटेंट भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ कहाँ से आती है, प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमको पता चलना चाहिए कि किस टॉपिक पे कितना प्रैक्टिस करना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पता कहाँ चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। तो 2019 की बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। क्वेश्चन हमसे बात कर रहा है फैक्टर फॉर लोकलाइजेशन, फैक्टर फॉर लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन ऑफ व्हाट, लोकलाइजेशन ऑफ द एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो हमको बात किसकी करनी है, यहाँ पे अपने को बात करनी है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, ये क्वेश्चन पूछा ही इसलिए कि 2019 के पेपर्स की बात करें, 2018-19 में बहुत ज़्यादा चर्चे में था कि अपने को क्या करना चाहिए, एक फूड प्रोसेसिंग पार्क है ना बनाना चाहिए। तो इसीलिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया की। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे कि अपने पास स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये सब आते हैं। तो इनको बात करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि हाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होते क्या हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन ऐसे करेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होते क्या है। सो व्हाट आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर दी इंडस्ट्रीज़ विच डिपेंड्स ऑन दी एग्रीकल्चरल आउटपुट एज एन रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चरल आउटपुट एज व्हाट, एग्रीकल्चरल आउटपुट एज रॉ मटेरियल। तो एक प्रकार से ये क्या हुआ, एक जगह प्राइमरी इंडस्ट्री तो हुए क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल आउटपुट पे डिपेंड कर रहे हैं। सो दे आर अ टाइप ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, सो यहाँ पे एक और चीज़ें हैं और इसका क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, फैक्टर फॉर द लोकलाइजेशन। ठीक है ना, फैक्टर फॉर द लोकलाइजेशन मतलब कहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, वो सब फैक्टर क्या होगा। सो फैक्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को वहाँ पे हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगा। तो हमको यहाँ पे एक चीज़ और हाईलाइट करनी है कि दी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर व्हाट, दी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज़। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज़? वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या है कि जो रॉ मटेरियल है उसका वेट ज़्यादा है किसके मुकाबले प्रोडक्ट के मुकाबले। मतलब हमारे पास रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू दी प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे शुगर केन हो गया, तो जो गन्ना होता है उस गन्ने को जब हमने सपोज की इंडस्ट्री में डाला, इस इंडस्ट्री में डालने के बाद जो निकलता है वो शुगर होता है। तो शुगर दाने में होता है, उसको बोरी में भर के भी हम ले जा सकते हैं, बट गन्ने को थोड़ी ले सकते, तो ट्रक भेजना पड़ता है। ठीक है ना, सो ये इसी को बोलते हैं वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज़। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। इसीलिए तो क्या होता है कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होते हैं, पर्टिकुलरली शुगर केन की बात कर रहे हैं, दे आर लोकेटेड क्लोज टू दिस सोर्स।
इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें, है ना, फॉर द लोकलाइजेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द वैल्यू एडिशन। हाउ, हम बात करें वेस्टर्न इंडिया की, जहाँ पंजाब जैसे कि स्टेट है, उसमें जो ग्रोथ है ना, जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात करें लास्ट डिकेड में, वो सिंगल डिजिट में है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार की, ईस्टर्न यूपी की, तो उसमें क्या है, जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो डबल डिजिट में है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पंजाब है वहाँ पे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन पहले आया, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन पहले आया, तो उन्होंने जो 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 बेनिफिट उसका रीप करना था वो पहले ही उन्होंने ले लिया, ठीक है। तो इसीलिए उनका जो ग्रोथ है वो पर कैपिटा, इसीलिए तो उनका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। लेकिन अभी जो बिहार और जो मतलब जो हमने बात की ईस्टर्न यूपी की, वहाँ पे अभी जो चालू हो रहा है डेवलपमेंट, मतलब यहाँ भी अभी भी वहाँ पे चीज़ें अभी वहाँ पे हाइब्रिड सीड्स और बहुत सारे जो मटेरियल जो पहले पंजाब के साथ अवेलेबल थे वो अभी उनको अवेलेबल हो रहे हैं, तो इसीलिए उनका ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अब पंजाब वाले का कैपिटल डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब उनका तो अभी ज़्यादा है इनकम, लेकिन अब उनका ग्रोथ रेट कम हो रहा है। तो उसको ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, जो बेनिफिट जो शुगर केन हो रहा है, मतलब जो मेज़ उगा रहे हैं, जो तो उगा रहे हैं, तो उसको और बेनिफिट लाने के लिए, जो उनका स्टेगनेंट हो गया है उनका ग्रोथ, तो ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात कर सकते हैं मेज़ की। यहाँ पे मेज़ जो होता है, ठीक है ना, तो हम लोग मेज़ को क्या करना है, भुट्टे क्या करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ एंड डेवलप कंट्रीज़ वो क्या करते हैं, मेज़ को जो है उसका जो बचा हुआ चीज़ है उसको फोडर के फॉर्म में इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको अल्कोहल बेवरेजेस बनाने के फॉर्म में बेवरेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, फूड स्वीटनर के फॉर्म में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उस चीज़ का बहुत सारा उपयोग है। इसीलिए तो क्या है, यहाँ पे वैल्यू एडिशन करके वो जो स्टैग्नेंट हो गया है ग्रोथ, उसको भी वो क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं इस चीज़ों को, मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का एस्टेब्लिशमेंट से। तो ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं कि ये फैक्टर्स है फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। और यही सब है जो हमको कहाँ लिखना है, दिस कैन बी रिटन इन दी मेन पार्ट। ओके, मेन पार्ट में यही सब लिखना है अपने को। और कंक्लूजन में हम क्या बता सकते हैं, कंक्लूजन में वी कैन से दैट मूविंग टू द 21st सेंचुरी द एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कैन बी द बैकबोन टू सपोर्ट द फार्मिंग कम्युनिटीज़। India, which has 50 to 55% of the population dependent on the agriculture, is of dire need to establish these agro-based industries and bring about a prosperity in general sense. And the steps are taken by the government in the form of establishment of mega food parks in different parts of the nation. Okay, so let's see the approach. इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट हाउ, और डिफाइन भी कर सकते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को, है ना। एग्जांपल के तौर पे हम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल एडिबल ऑयल इज़ एन इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ब्रेवरेजेस, डेयरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे एडिबल ऑयल में हम एग्जांपल दे सकते हैं पंजाब का, कैसे पंजाब में मस्टर्ड ऑयल का फॉर्मेशन होता है, सरसों का तेल, हम लोग बोलते हैं ना सरसों का साग और मक्के की रोटी, ये सब की बात कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। एक और तरीके से आप हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं कि जो पोटेंशियल है अपने कंट्री में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा है। एंड इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सीड $5 ट्रिलियन, सॉरी 500 बिलियन, मतलब $500 billion फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो इतना बढ़ सकता है बाई 2025-26। सो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी में हम क्या मेंशन कर सकते हैं, बॉडी में हम बात कर सकते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंडस्ट्रीज इन द नॉर्थ वेस्ट। हम बता सकते हैं हाउ रॉ मटेरियल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, हाउ एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, जो कि हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इन द पोस्ट एंड प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, मेनली इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी वहीं आया, है ना। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं हाउ दी मेगा फूड पार्क्स, दी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेगा फूड पार्क ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो रोड कनेक्टिविटी है ना, बहुत गुड रोड, वेरी गुड रोड नेटवर्क इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर दी कंसंट्रेशन ऑफ मेगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, है ना। वेरी गुड रोड एंड रेल कनेक्टिविटी। यहाँ पे बॉडी में हम वो बता सकते हैं वैल्यू एडिशन, जो हमने बात की थी कि हाउ वैल्यू एडिशन कैन बी बून टू दी फार्मर्स। कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं बाई मेंशनिंग अ वे फॉरवर्ड, दैट इज़ कैसे हम वैल्यू एडिशन करके फार्मर्स का इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, एंड कैसे गवर्नमेंट कैन टेक मेजर्स टू सेटअप व्हाट गवर्नमेंट हैव टू टेक मेजर्स टू सेटअप व्हाट मेगा फूड पार्क्स सो दैट द फार्मिंग कम्युनिटीज इनकम इंक्रीजेस। सो दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, है ना।
जो इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन तो आना ही आना है, याद रखना अगर 5 क्वेश्चन आया तो 2 क्वेश्चन में से उसमें आना ही आना है, तो इसलिए हमको पता आना चाहिए। पर ज्योग्राफी में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हमको पता कैसे चलेगा? दिस कैन बी फाइंड आउट बाय सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द कोरल लाइफ सिस्टम विथ एग्जाम्पल्स। बात किसी करनी है, कोरल लाइफ सिस्टम की बात करनी है, कोरल लाइफ सिस्टम की बात करनी है और उसके साथ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। इम्पैक्ट बताना है ग्लोबल वार्मिंग का, तो सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आता है। तो आंसर देखते हैं, अप्रोच क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो मेन फोकस जो बॉडी का हमारा रहेगा वो किस पे रहेगा? कोरल ब्लीचिंग पे। हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट कोरल रीफ्स आर नोन एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियंस। इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर एबल टू जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड शेल्टर टू अ वेरी काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक, तो इससे हमको क्या समझ आएगा? ऐसे इंट्रोडक्शन लिखने से क्या समझ आएगा? एग्जामिनर को समझ आएगा कि ये इंपॉर्टेंस को बता रहा है कोरल रीफ्स के। ओके, उसके बाद जो बाकी सब इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग का, उससे तो बॉडी में होगा। और उसके बाद जब हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे बाय मेंशनिंग द इम्पॉर्टेंस। उसके बाद जब बॉडी पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एडिशन इंपॉर्टेंट है कि ज्योग्राफी में जहाँ भी हो सके डायग्राम में इंक्लूड करना चाहिए। और यहाँ पे डायग्राम हम बना सकते हैं कोरल रीफ का, एक कोरल पॉलिप का डायग्राम बना सकते हैं। तो पॉलिप का जब डायग्राम बनाएंगे तो हम कुछ ऐसे डायग्राम बनाएंगे, शोइंग इट्स टेंटिकल्स, ओके कि ये किससे बना होता है? ये CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन से बना होता है। और ये फूड के लिए डिपेंडेंट किस पे होता है? इट इज़ डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन जूजेंथ्री, जो कि इसके ऊपर ऐसे अटैच्ड होते हैं। एल्गी इट इज़, और यही जूजेंथली है जिससे क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के जो कलर्स मिलते हैं कोरल रीफ को, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल यही होते हैं। और ये जूजेंथली क्या होते हैं? ये जूजेंथली जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। उसके बाद हमको बात करनी है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में हम बता सकते हैं कि कैसे द राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर, द राइज इन द सी सरफेस टेम्परेचर, इससे क्या होता है, जो जूजेंथली होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। एंड अगर जूजेंथली मर जाएंगे तो ये एक्सोस्केलेटन को वैसा का वैसा छोड़ देंगे, जिससे क्या होता है, जो विविड कलर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो डिफरेंट टाइप के कलर, जो रंग बिरंगे कलर ये प्रोवाइड करते हैं इस साइटोस्केलेटन को, एक्सोस्केलेटन को, वो लॉस हो जाएगा। एंड इसी लॉस को क्या बोलते हैं हम? कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। तो एक ब्रीफ में ये हो गया अपने पास। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? लॉन्ग टर्म में हमने बोला कि जो जूजेंथली होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। अगर ये जूजेंथली की डेथ हो जाएगी, कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा, तो क्या होगा? जो ऑक्सीजन है जो कम हो जाएगा किसमें? सी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट क्या होता जाएगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो पानी में बढ़ना कोई अच्छा संकेत नहीं है बहुत सारे मराइन स्पीसीज़ के लिए, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करेगा? पानी के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड बनाएगा। और जो कार्बोनिक एसिड होता है ये क्या करता है? डिफरेंट जो कैल्सीफेरस ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो सेल्स होते हैं उनको क्या कर देगा? ये डिजॉल्व कर देगा, जिससे क्या होगा? जो बायोडाइवर्सिटी है और जो मराइन फ्लोरा एंड फोना है उसका लॉन्ग टर्म में बहुत ख़राब इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट पड़ेगा उसको। और ये तो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्टली भी जो टेम्परेचर राइज है दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग है उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ता है। कैसे? कोरल लाइफ पे। थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर बढ़ गया दैट लीड्स टू द चांसेस ऑफ इंक्रीज इन द डिसीज़, है ना? कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ जाने से क्या हो जाता है, जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं।
जिससे क्या होगा, डिसीज़ फैल जाएगा, डिसीज़ फैल जाएगा, जो स्पीसीज़ होंगे उनको डिसीज़ हो जाएगी, तो डिसीज़ खत्म, डिसीज़ की वजह से वो मर जाएंगे तो क्या होगा, जो CaCO3 का स्केलेटन है वैसे का वैसे छूट जाएगा, कोरल ब्लीचिंग फिर से हो जाएगा, और जो मराइन बायोडाइवर्सिटी है जिसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोल रहे हैं ओशियंस के, वो डाई होना चालू हो जाएंगे। तो चलिए सैम्पल अप्रोच देखते हैं। सैम्पल अप्रोच क्या होगा, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट आर कोरल रीफ्स, एंड हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट जूजेंथली एंड पॉलिप्स। हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कैसे जो पॉलिप होता है वो एक इनको रहने की जगह प्रोवाइड करता है जूजेंथली को, और बदले में जो जूजेंथली होते हैं वो क्या करते हैं, जूजेंथली जो होते हैं वो पॉलिप को खाना प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है तुम नहीं तो मैं नहीं, है ना, यही तो है। हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं मेजर कोरल रीफ्स का, फॉर एग्जांपल द ग्रेट बैरियर रीफ, और यही बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे भी हैं वहाँ पे उसके जो कोस्टल रीजन्स हैं उसके आसपास हमको कोरल रीफ्स को देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बॉडी में मेंशन कर सकते हैं, अपने को मेंशन करना होगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, लाइक यहाँ पे हम बात सकते हैं कि डिसीज़ आउटब्रेक्स आता है ना, एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी क्यों बढ़ जाता है ना, मास ब्लीचिंग होती है, एसिडिटी क्यों बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो कार्बोनिक एसिड बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ बता सकते हैं कि हम मिनरल इम्बैलेंस भी हो जाएगा। सो दिस आर ऑल द कॉज ऑफ व्हाट, दिस आर ऑल द कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इंटर रिलेशन बताना पड़ेगा बिटवीन हुम, बिटवीन द कोरल ब्लीचिंग एंड द ग्लोबल वार्मिंग, जिससे एग्जामिनर को भी समझ आए हाँ इसको कोरल ब्लीचिंग बारे में पता है और ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव पड़ रहा है कोरल ब्लीचिंग का उसको भी इसको पता है। तो आंसर कैसे लिखना होता है, मैं बार बार बोल चुका हूँ फिर भी बोलता हूँ, सब पैराग्राफ में आंसर लिखना होता है, सब पैराग्राफ में हम आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस इन मिनरल इम्बैलेंस और राइस इन एसिडिटी लिख सकते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिख दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ। तो पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट्स में अपने को आंसर लिखने हैं, टू द पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, एक फ्लो और एक स्ट्रक्चर। फ्लो कब मेंशन होगा, फ्लो जब पॉइंट वाइज लिखेंगे इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के फॉर्म में तो एक फ्लो मेंटेन रहेगा, और स्ट्रक्चर जब हमारे पास पॉइंट्स में लिखेंगे, डायग्राम्स होंगे, फ्लो चार्ट्स होंगे, तो एक प्रेजेंटेशन बनेगा। और इसके बाद हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अबाउट द रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट 70% ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर थ्रेटन एंड प्राइमरली इट इज़ ड्यू टू व्हाट, इट इज़ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। उसके बाद हम बता सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो मराइन इकोसिस्टम पे बहुत लॉन्ग टर्म तक है, तो हमको क्या करना चाहिए, अपने को इसको कम करना चाहिए, सुधारने की कोशिश करना चाहिए। हाउ, बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड बाय टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स टू ओवरटेक कोरल ब्लीचिंग। हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट द इमीडिएट इंटरवेंशन, है ना। इसमें एग्जांपल दे सकते हैं मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज़ का, यहाँ पे बता सकते हैं अबाउट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 का। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता हो तो उसको बिना मतलब का आंसर में नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना। उसको नहीं लिखने से भी हो जाएगा, लेकिन आपको आधा पता है और उसको लिख दिए तो एग्जामिनर को लगने लगेगा कि हाँ इसको तो पता भी नहीं है फिर भी लिख रहा है, सो मार्क्स कम हो जाते हैं, इट इम्पैक्ट्स नेगेटिवली टू द एग्जामिनर। तो क्या करना चाहिए, हाँ हमको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए जिससे हमको पता चले इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, कैन द स्ट्रेटजी ऑफ रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो क्वेश्चन किस पे है, इट इज़ फोकसिंग ऑन रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग की बात करनी है यहाँ पे, इन जनरेटिंग व्हाट, इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ये जो क्वेश्चन है इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेटेड है। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न एरिया में कंसंट्रेटेड है, कुछ पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया में कंसंट्रेटेड है, एक डिस्ट्रीब्यूट ओवर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो जिससे क्या होता है, जिससे माइग्रेशन होता है जहाँ पे ये कंसंट्रेटेड है उस रीजन में। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग से, ये हमसे पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन ने दे दिया हमको और बोल रहा है कि देखो इसमें हम इलाबोरेट करो। क्या बोल रहा है कि रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो कि जो रिसोर्स जिस एरिया में मिल रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग उस एरिया में करना चाहिए,
ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एरिया में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है तो वहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का हम लोग क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिल रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बना सकते हैं। कहीं पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बना सकते हैं जहाँ पर्टिकुलर जो रॉ मटेरियल जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पे। सो रीजनल रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जांपल जो कोल है, बहुत जो मेन कोल कंसनट्रेटेड है वो किस पार्ट में कंसनट्रेटेड है, इट इज़ मेनली कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो अगर हमने वहीं पे क्या किया, थर्मल पावर प्लांट सेटअप किया, अगर वहीं पे हमने स्टील पावर प्लांट सेटअप किया बेस्ड ऑन कोल, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर स्मेल्टर्स भी वहीं हम बना रहे हैं तो क्या होगा, इससे क्या होगा, उस जो एरिया में जो लोग रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड ये ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा उस एरिया का। हम बता सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि सपोज़ कोई बड़ा सा एक स्टेट है, यहाँ पे हमने क्या किया, कोई सा भी इंडस्ट्री सेटअप किया। फॉर एग्जांपल सपोज़ यहाँ पे हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेटअप किया क्योंकि आसपास स्टील मैन्युफैक्चर हो रहा था। फॉर एग्जांपल सपोज़ झारखंड और, है ना, झारखंड और उड़ीसा से हमने स्टील मंगा लिया तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप किया। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अगर सेटअप किया तो आसपास क्या होंगे, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो जाएंगे जो कि प्रोवाइड करेंगे रॉ मटेरियल टू दिस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। ओके, सो क्या हो जाएगा, एक तरीके से कि इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। ओके, एंड विच विल बूस्ट द इकोनॉमी। It will boost the economy by boosting how? It will boost the economy by boosting the manufacturing and the service sector. इस क्वेश्चन में हमको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, हमको ये बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे हमारे पास एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन द पेनिनसुलर इंडिया, इन द छोटा नागपुर रीजन, जहाँ पे मिनरल्स, जहाँ पे माइका बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो अपने पास ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, जो बोलना चाह रहे हैं उसको सिंपल से कम शब्दों में बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 150 मार्क्स का कहाँ पे क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और भी एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि जूट इंडस्ट्रीज़ का सेटअप कर सकते हैं वेस्ट बंगाल में जो कि बहुत ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। लेदर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का लेदर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं हम कानपुर में, जहाँ लेदर का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और इस आंसर को हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट हाउ इंडिया रिक्वायर्स अ huge number of people that has to be moved out from agriculture because agriculture जो है दिन प्रतिदिन अनप्रोडक्टिव होते जा रहा है क्योंकि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मानसून फर्स्ट एंड मानसून इज़ चेंजिंग बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड सेकेंड रीजन बहुत ज़्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ये भी बता सकते हैं हम, इस बात को भी हम फोकस कर सकते हैं दैट मोर सेटअप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब्स और मोर पीपल मूविंग टूवर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लीड्स टू लेसर पीपल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। जब पीपल कम होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में तो जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो मूव करते हैं सैम्पल अप्रोच की तरफ। सैम्पल अप्रोच क्या होगा, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन की फॉर्म में होगा। इंट्रोड्यूस करेंगे बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ द रीजनल बेस और रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, और एग्जाम्पल के साथ इसको हम हाईलाइट करना है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ इन पंजाब, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इन गुजरात एंड शुगर इंडस्ट्रीज रिसेंटली जो सेटअप किया हमने सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। और फिर बॉडी में हम मेंशन कर सकते हैं अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इन, कैसे ये जो रीजनल रिसोर्स बेस्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग है ये कैसे क्या इन्हांस करेगा, इट विल एनहांस एम्प्लॉयमेंट। ओके, हम यही बोल सकते हैं कि हाउ दिस इंक्लूड व्हाट फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन, फैक्टर्स इंक्लूड व्हाट फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन, ठीक है। लो कॉस्ट रीजनल रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री हमने सेटअप किया जिससे क्या होगा, लो कॉस्ट होगा लेबर का, है ना। लो कॉस्ट मतलब जो ट्रांसपोर्ट है उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, लेबर का भी कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि जो माइग्रेशन है वो कम हो जाएगा, है ना। स्पेशलाइज्ड लेबर मिलेगा अपने को। और एक बात को याद रखना कि यहाँ पे मेन चीज़ जो मुद्दा है ना दैट इज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जो मेन कॉस्ट आता है किसी भी प्रोडक्ट का वो किस में आता है, मेन कॉस्ट इज़ ऑन ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा।
हम बोल सकते हैं यहाँ पे अगर हमने ये सेटअप किया तो क्या हो जाएंगे, एंसिलरी इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाएंगे। एंसिलरी मैंने बोला ना, जो बगल बगल में छोटे मोटे इंडस्ट्रीज सेटअप हुए, किसको, जो मेन इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए। सो डेवलपमेंट ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज हो जाएगा। ओके, ये बात कर सकते हैं। एंड वी कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ बैम्बू बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इन नॉर्थ ईस्ट, जूट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इन बंगाल। और इसके साथ साथ हम बहुत सारे चैलेंजेस की बात कर सकते हैं। चैलेंजेस में हम बता सकते हैं कि कैसे देयर इज़ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल नहीं है, और इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, तब तो जाके क्या हो जाएंगे, ये चैलेंजेस दूर होंगे। इस क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है, हम यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरिया ऑफ कंसर्न अगर है तो उसको मेंशन कर सकते हैं। एरिया ऑफ कंसर्न क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, स्किल रिसोर्सेस और स्किल लेबर, गवर्नमेंट सपोर्ट, इन सब चीज़ों की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, जिससे समय भी बचेगा और यह भी कम लगेगा और पॉइंट्स भी कम लिखेंगे और मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल में जब कंक्लूड करेंगे तो हमको बताना पड़ेगा कि ऐसे डिफरेंट गवर्नमेंट ने इसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। फॉर एग्जांपल दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या लिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च किया, जिसमें क्या होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होता है, और जिससे क्या होगा, ओवरऑल जो स्टेट है उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा, जिससे क्या होगा, जो कि वहाँ के यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उनका इनकम इंक्रीज़ होगा और जीडीपी ग्रोथ होगा, सोशल वेलफेयर भी बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं होता तो बहुत सारे और भी दिक्कतें हैं जो आदमी को फेस करना पड़ता है। सो दिस आर द 3 क्वेश्चंस।